शेर और लक्कड़ बग्गे, एक मोटिवेशनल हिंदी कहानी। शेरा नाम का एक शेर बहुत परेशान था। वो एक नौजवान शेर था जिसने अभी अभी शिकार करना शुरू किया था, पर अनुभव ना होने के कारण वो अभी तक एक भी शिकार नहीं कर पाया था। हर एक असफल प्रयास के बाद वो उदास हो जाता और ऊपर से आसपास घूम रहे लक्कड़ बग्गे भी उसकी खिल्ली उड़ाकर खूब मजे लेते। शेरा गुस्से में उन पर दहाड़ता, पर वे डीठ कहाँ डरने वाले थे। ऐसा करने पर वे और जोर जोर से हंसते। उन पर ध्यान मत दो, समूह के बाकी शेर सलाह देते। कैसे ध्यान ना दूं? हर बार जब मैं किसी जानवर का शिकार करने जाता हूं तो इन लक्कड़ बग्गों की आवाज दिमाग में घूमती रहती है। शेरा बोला। शेरा का दिल छोटा होता जा रहा था। वो मन ही मन अपने को एक असफल शिकारी के तौर पर देखने लगा और आगे से शिकार का प्रयास ना करने की सोचने लगा। ये बात शेरा की माँ, जो दल की सबसे सफल शिकारियों में से थी, को अच्छी तरह समझ आ रही थी। एक रात माँ ने शेरा को बुलाया और बोली, तुम परेशान मत हो, हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। एक समय था जब मैं छोटे से छोटा शिकार भी नहीं कर पाती थी और तब ये लक्कड़ बग्गे मुझ पर बहुत हंसते थे। तब मैंने ये सीखा, अगर तुम हार मान लेते हो और शिकार करना छोड़ देते हो तो जीत लक्कड़ बग्गों की होती है। लेकिन अगर तुम प्रयास करते रहते हो और खुद में सुधार लाते रहते हो, सीखते रहते हो, तो एक दिन तुम महान शिकारी बन जाते हो और फिर ये लक्कड़ बग्गे कभी तुम पर नहीं हंस पाते। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में शेरा एक शानदार शिकारी बनकर उभरा और एक दिन उन्हीं लक्कड़ बग्गों में से एक उनके हाथ लग गया। मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। लक्कड़ बग्गा गिड़गिड़ाया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे आलोचकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। तुम्हारा खिल्ली उड़ाना मुझे नहीं रोक पाया, उसने बस मुझे और उत्तेजित किया कि मैं एक अच्छा शिकारी बनूं। खिल्ली उड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, पर आज मैं इस जंगल पर राज करता हूँ। जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। जाओ, बता दो अपने धूर्त साथियों को कि कल वे जिसका मजाक उड़ाते थे, आज वो पूरे के पूरे जंगल का राजा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम लोग अगर किसी भी काम को लगातार करते रहें और उस काम को करते वक्त उसमें सुधार करते रहें, तो एक दिन हम उस काम को इतने अच्छे ढंग से कर सकते हैं कि हम किसी भी काम में निपुणता हासिल कर सकते हैं। दोस्त, हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत ना होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नजरों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक दीप्ति को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपने 5 साल के बेटे चिंटू को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर दीप्ति हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह दीप्ति खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। दीप्ति को इस तरह की जीवन शैली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक मेहनत करनी ही पड़ती थी। चिंटू सो गया। खाने खाते हुए मैंने दीप्ति से पूछा, हाँ, काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था। हालांकि फिर इंतजार करते करते ही सो गया। दीप्ति ने शिकायत भरे लहजे से कहा, लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक चिंटू स्कूल चला जाता था। चिंटू की हमेशा शिकायत रहती कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर दीप्ति को आवाज लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही दीप्ति नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता, हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पिटा डायलॉग मारा और हमेशा की तरह ही दीप्ति मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो चिंटू मुंह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से चिंटू के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला। आज संडे है, चिंटू ने गुस्से भरी आवाज में कहा। काम की भाग दौड़ में मैं यह भी भूल गया था कि आज संडे है और आज दिन में मैंने चिंटू के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था। लेकिन आज तो मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख चिंटू को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था।
पापा आप एक घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक चिंटू ने पूछा। चिंटू ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। लगभग 1000 रुपये। मैंने कहा, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हैं? चिंटू ने कहा, लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, चिंटू ने बनावटी मुंह बनाते हुए कहा। खैर, मैंने चिंटू को 500 रुपये दे दिए। चिंटू उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। चिंटू ने अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकालकर 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। चिंटू की इस हरकत पर मैंने गुस्से से चिंटू को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए मैं मन में बस यही सोच रहा था कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है? हालांकि मैं भी तो चिंटू को यही सिखा रहा था। दोस्तों, इस कहानी का तर्क और शिक्षा यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है। पैसों का पेड़, एक हिंदी कहानी। एक गरीब लकड़हारा लकड़ियां काटकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। सर्दियों के दिन थे। साधु बाबा ठंड से ठिठुर रहे थे। लकड़हारे ने कुछ लकड़ियां साधु बाबा के पास जला दी। उन्हें बहुत आराम मिला। खुश होकर उन्होंने लकड़हारे को एक अंगूठी दी। उन्होंने लकड़हारे को बताया कि यदि वह इस अंगूठी को पहनकर मंत्र पढ़ेगा तो उसके सामने पैसों का एक पेड़ उग जाएगा। फिर वह जितने चाहे उतने पैसे तोड़ सकता है। उन्होंने लकड़हारे को एक मंत्र भी बताया। पेड़ उगाने के लिए वह मंत्र पढ़ना जरूरी था। लकड़हारे ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को अंगूठी दिखाई। वह भी बहुत खुश हुई। अब उन्हें जब भी पैसों की जरूरत होती थी वे दोनों पैसों का पेड़ उगा लेते थे। एक दिन उनके एक पड़ोसी ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। उसे लालच आ गया। एक रात उसने वह अंगूठी चुरा ली। उसने अंगूठी को पहन लिया और पैसों का पेड़ उगने का इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसे पता ही नहीं था कि पेड़ उगाने के लिए मंत्र भी पढ़ना पड़ता है। उधर लकड़हारा परेशान था। उसने पूरे घर में अंगूठी ढूंढी, लेकिन उसे कहीं भी अंगूठी नहीं मिली। वह परेशान होकर साधु बाबा के पास पहुंचा। साधु बाबा ने अपनी शक्ति से चोर का पता लगा लिया। अंगूठी उस लालची पड़ोसी के पास ही थी। साधु बाबा ने उससे अंगूठी ले ली। उसे पुलिस में पकड़वा दिया और कड़ी सजा दी। इसीलिए कहते हैं कि चोरी करना बहुत बुरी बात है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी चीज अगर लेनी है तो अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और अपने काम से हासिल करनी चाहिए। अगर हम किसी भी चीज को चोरी कर लेते हैं तो वह कभी ना कभी हमसे दूर जरूर हो जाएगी और उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंच जाएगी जिसकी वह है। ईमानदारी का हिसाब वे बार की टिकिया, यह वो किस्सा है जो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूँ और इसी जिद की वजह से बचपन में मुझे बहुत मार पड़ी है। लगभग मुझसे घर के सारे लोग परेशान रहते थे। माँ तो इस जिद की वजह से हर दूसरे दिन झाड़ू से मारती या फिर बात करना बंद कर देती थी। इसीलिए मैं भी थोड़ा चिड़ा सा रहता था। लेकिन इन सब रंजिशों के बीच एक शख्स चुपचाप मेरे साथ खड़ा रहता था। वह थे मेरे पापा। हाथ उठाना तो दूर की बात है, मुझे तो यह भी याद नहीं कि आखिरी बार उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात कब की थी। हूबहू मेरी तरह दिखते हैं वो, क्योंकि पापा हमेशा कहते हैं कि जितना मैं उनसे सीखता हूँ उतना वह भी मुझसे सीखते हैं। बाप बेटे के रिश्ते से पहले हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है। जैसे दोस्त एक दूसरे के बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में एक दूसरे का हाल समझ लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारा रिश्ता भी है। पापा मुझसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। जब मैं उनसे कहीं जाने को कहता या फिर कुछ करने को पूछता हूँ तो वह सिर्फ एक बात बोलते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें यह गलत नहीं लग रहा तो करो। यह शब्द सुनने के बाद मुझे ना जाने कैसे खुद का खुद सही और गलत का अंतर समझ आ जाता है। यह बात उस समय की है जब मैं क्लास 5th में पढ़ता था। ठीक 1 तारीख को पापा की तनख्वाह आती और महीने के पहले रविवार की शाम पापा और मैं महीने भर का राशन लेने के लिए एक साथ जाते थे। मुझे आज भी याद है, एक पुरानी सी साइकिल के हैंडल पर 2 थैले बांधकर महीने भर की खुशियां लेकर आते थे। एक बार उस रोज हम राशन लेकर घर वापस आ रहे थे तो पापा की नजर थैले के ऊपर रखी हुई एक विम बार की बड़ी टिकिया पर गई। पापा ने मुझे रुकने के लिए कहा और हिसाब वाला खाता मांगा। उन्होंने कुछ देर हिसाब वाले खाते में जांच पड़ताल की और बोले, यार
इसने तो छोटी टिकिया के दाम जोड़कर बड़ी टिकिया दे दी। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ कुछ देर इंतजार करो, मैं इसे अभी बदल कर वापस आता हूँ। इतने पर मैं फट से बोल पड़ा, पापा यह क्या कर रहे हो? अब रहने भी दो, आप कहाँ इतनी दूर फिर से वापस जाओगे? तो पापा एक पल को रुके, जरा सा मुस्कुराए और उस टिकिया को हाथ में लेकर बोले, बेटा यह मुझे गलत लग रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा। पापा वापस दुकानदार के पास चले गए। मैं कुछ देर वहां उनका इंतजार करता रहा। कुछ 5-10 मिनट बाद वह बड़ी टिकिया को बदलकर एक छोटी सी टिकिया लेकर वापस आए और हम घर की ओर चलने लगे। रास्ते में पापा ने एक हाथ से साइकिल को संभाला और दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोले, बेटा ईमानदारी किसी और से नहीं की जाती, ईमानदारी खुद से होती है। ईमानदारी हर उस चीज में होनी चाहिए जिसे तुम दिल से करते हो। तब जाकर यह समझ में आया कि ईमानदारी सिर्फ पैसों की मोहताज नहीं होती। उस दिन से बस्ता उठाए हर दिन इस उम्मीद में घर से निकलता हूँ कि अगर किसी दिन जिद छोड़ देता हूँ या जिंदगी में किसी मोड़ पर पहुंचकर थक कर हार कर बैठ जाता हूँ तो इस बात की राहत हमेशा रहेगी कि बड़ी ईमानदारी से सपने देखे थे और उतनी ईमानदारी से उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की थी। क्योंकि यह जो ईमानदारी है ना, पापा की उस वापस लाई हुई छोटी टिकिया की तरह है जो गलत नहीं है। पिज्जा हिंदी कहानी। हैरी एक 3 साल का छोटा सा बच्चा जिसने अभी अभी इस दुनिया को समझना शुरू किया था। अभी अभी दुनिया के समय समय पर बदलते तरीकों को वह सीख रहा था। कभी कभी अपनी होशियारी और समझदारी से लोगों को इतना मोहित कर देता कि लगता ही नहीं कि वह 3 साल का बच्चा है। खैर एक बार गर्मी की छुट्टियों में हैरी ने अपने मामा के यहाँ जाने की जिद पकड़ ली, लेकिन हैरी को अकेले भेजना भी ठीक नहीं था। अब बच्चों के जिद के आगे किसकी चलने वाली, इसीलिए हैरी के पापा मम्मी ने निश्चय किया कि हैरी और उसकी मम्मी कुछ दिनों के लिए हैरी के मामा के यहाँ रह आएंगे। हैरी की जिद भी पूरी हो जाएगी और हैरी की मम्मा को भी कुछ दिन अपने मायके में रहने का मौका मिल जाएगा। अगले ही दिन हैरी के पापा उसे अपने मामा के यहाँ छोड़ आए। 1-2 दिन में ही हैरी ने अपनी नादानियों और शरारतों से अपने मामा के यहाँ सबका दिल जीत लिया। हैरी को पिज्जा बहुत पसंद है। रोज वो अपनी मामी जी से पिज्जा बनाने की जिद करता रहता। एक शाम मामी जी ने हैरी की यह जिद भी पूरी कर दी। पिज्जा देखते ही हैरी ऐसा उछल उछल के नाचने लगा जैसे पहली बार पिज्जा देखा हो। पिज्जा के 3 टुकड़े लेकर वह बालकनी में जाकर बैठ गया और बाहर देखते हुए खाने लगा। इस बीच नीचे रहने वाले शर्मा जी और तीसरे माले पर रहने वाले मेहता जी के साथ पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया। बाहर से जोर जोर से बहस की आवाजें आने लगी। हालांकि दोनों लगभग 50 बरस के होंगे, लेकिन फिर भी जोर जोर से एक दूसरे को देख लेंगे की धमकियां देने लगे। हैरी कुछ देर तो बालकनी में बैठकर उनको झगड़ते हुए देखता रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही अचानक अपनी प्लेट लेकर नीचे पहुंच गया और बोला, बच्चों की तरह झगड़ा करते हो, अब झगड़ा बंद करो और मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाया हूँ, इसे खाकर दोस्ती कर लो। छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों चुप हो गए। पास खड़े तमाशा देख रहे लोग भी हंस दिए। कुछ देर पहले धमकियों वाला गंभीर माहौल अब हंसी में उड़ गया। जब हैरी ऊपर आया तो सबने हैरी को शाबाशी दी और पूछा, बेटा यह बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? हैरी ने बड़े ही मासूमियत से जवाब दिया, घर में जब भी मम्मी पापा का झगड़ा होता है तो खाना नहीं बनता, तब घर में पिज्जा आता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब झेपने की बारी हैरी की मम्मी की थी और सब ठहाके लगाकर हंस दिए। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा समाज में किस तरह से बदलाव ला सकता है, हमें इस कहानी के माध्यम से पता चलता है। रामायण में श्री राम और सीता के वियोग की कहानी सभी जानते हैं। वनवास से लौटने के बाद एक धोबी के कहने पर सीता को राम से अलग रहना पड़ा था। क्या आपको पता है कि ये सब एक तोते की वजह से हुआ था, जिसने सीता को अपने पति का वियोग झेलने का श्राप दिया था। सीता जब छोटी थी तब अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। तभी उनकी नजर तोते की एक जोड़ी पर पड़ी। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सीता जाकर उनकी बातें चुपके से सुनने लगी। तोते की जोड़ी कह रही थी कि भविष्य में राम नाम का एक प्रतापी राजा होगा जिसका विवाह सुंदर राजकुमारी सीता से होगा। जब सीता ने उनसे पूछा कि ये सब उन्हें किसने बताया, तो तोते ने कहा कि
उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के मुंह से ये बातें सुनी। वे अपने आश्रम में शिष्यों को ये बात बता रहे थे। तब सीता ने कहा कि जिस राजकुमारी की वह बात कर रहे हैं वो मैं हूँ। ये सुनकर तोते घबरा गए। उन्होंने कहा कि हम उड़कर कहीं दूर जा रहे हैं और कभी यहाँ नहीं आएंगे। सीता ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वह उन्हें अपने साथ रखेगी। इस पर तोतों ने कहा कि वे आजाद पंछी हैं और किसी पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे। सीता ने कहा कि वह और भी बातें सुनना चाहती हैं, इसलिए उन्हें नहीं जाने देगी। तोतों की जोड़ी ने खूब विनती की मगर सीता टस से मस नहीं हुई। बाद में सीता ने नर तोते से कहा कि ठीक है, वह उसे छोड़ रही है मगर मादा तोते को वह अपने पास ही रखेगी। नर तोते ने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, ऐसा ना करे, दोनों को साथ रहने दे। सीता ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने नर तोते को तो छोड़ दिया मगर मादा तोते को अपने साथ महल में बंदी बना लिया। नर तोता अपने साथी का वियोग सह नहीं सका। उसने सीता को श्राप दिया कि जैसे आज वह अपने जीवन साथी का वियोग सह रहा है, उसी प्रकार सीता भी एक दिन अपने पति का वियोग सहेगी। कुछ समय बाद तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। सीता को जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि इसी श्राप के कारण सीता को अपने पति श्री राम से दूर जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा। दरअसल श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास खत्म कर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उसके बाद कुछ लोग सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे। एक धोबी ने भरी सभा में सीता की निंदा की। इसके बाद श्री राम ने प्रजा को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी सीता को महल से बाहर निकालकर जंगल में रहने का आदेश दिया। इस समय सीता गर्भवती थी। उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में ही अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। कहते हैं कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वो पिछले जन्म में वही तोता था जिसने सीता को श्राप दिया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक तोते के श्राप ने सीता को राम से अलग किया था। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी की निंदा नहीं लेनी चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। कभी कभी वह श्राप या अपने मन में इस तरह की बात सोच लेता है कि भविष्य में आपको उसका भुगतान जरूर करना पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी का कौन सा पार्ट आपके दिल को छू गया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए।